हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे उस बुक का नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके किस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे थे? की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे। 2 क्लासेस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं हम रिपीट करते हैं एक बार। नीति आयोग, नीति आयोग सबको क्लियर है। उसके अलावा साथ एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन 3 कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो स्टार्ट होने वाला है सेबी के साथ। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के साथ हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट होने वाला है। क्या है सेबी, कब आया और क्या काम करता है? सेबी जो है हमारी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ रही हैं, तो जो भी इसके अंदर अथॉरिटी का नाम आएगा वो होगा तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही। तो सेबी कैसा इंस्टीट्यूशन है सर? सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी बोले तो कि सेबी एक ऐसी बॉडी है जो रेगुलेट करती है। किसको रेगुलेट करती है? सेबी रेगुलेट करती है आपकी कैपिटल मार्केट को, यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। कौन करती है? सेबी करती है। कैपिटल मार्केट बोले तो ऐसी मार्केट जहां पर कैपिटल एसेट्स का लेन देन किया जाता है। मार्केट को अगर मैं लेमन लैंग्वेज से बताऊं तो क्या होती है मार्केट? एक बाजार जहां पर किसी भी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाए, यानी कि सामान खरीदा और बेचा जाए। वैसे ही कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर कैपिटल्स का, यानी कि आपके सिक्योरिटीज एसेट्स का आदान प्रदान किया जाता है। सिक्योरिटीज के अंदर काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। इन डिटेल हम पढ़ेंगे आपके एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में। ग्रुप नंबर 2 के अंदर सेबी के बारे में आपकी डिटेल्ड नॉलेज है। कौन कौन सी सिक्योरिटीज इसके अंदर कवर होती है वो सारे के सारे हम एग्जीक्यूटिव में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना जान लो कि कैपिटल मार्केट्स के अंदर जो सिक्योरिटीज डील होती हैं वो वाली सिक्योरिटीज होती हैं जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है, यानी कि जिन कंपनीज ने अपने सिक्योरिटीज एसेट का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया है? सेबी के पास करवाया है, स्टॉक एक्सचेंज के पास करवाया है। सेबी के नीचे का ही एक प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज, जिसने भी अपनी जो कैपिटल्स हैं यानी कि अपनी जो सिक्योरिटीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया होना चाहिए? सेबी के पास या स्टॉक एक्सचेंज के पास। उनको रेगुलेट करती है, उनके द्वारा बनाई गई मार्केट को रेगुलेट करती है। रेगुलेट मतलब उनके लिए कायदे कानून बनाती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। आप हमारे पास रजिस्टर्ड हो तो ये फीस पे करनी होगी, इतने डिस्क्लोजर्स देने होंगे। डिस्क्लोजर्स का मतलब समझते हो? डिस्क्लोजर्स का मतलब होता है कि कुछ रिटर्न फाइल करवाती है कि ये रिटर्न आपको फाइल करनी होंगी। और क्या करती है? मॉनिटर करती है, उसके ऊपर नजर बनाकर रखती है, साथ साथ देखती रहती है। रेगुलेट भी करती है सिक्योरिटी मार्केट यानी कि आपकी कैपिटल मार्केट। और क्या करती है सेबी का सर? जो सबसे पहला फंक्शन था ना, सबसे मेन फंक्शन जिसके लिए सेबी को लाया गया वो ये था कि कैपिटल मार्केट में ना बेचारे इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड बहुत हो रहा है, उन्हें पता नहीं चलता। वही वाली बात है कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, यानी कि जो शेयर अप जा रहा है उसी को परचेज करके बैठ गए, बाद में रोते रहते हैं हमारे साथ तो धोखाधड़ी हो गई। तो सेबी कुछ ऐसा मैकेनिज्म लेकर आया जिससे कि डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, यानी कि हर कंपनी को क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। किसको? सेबी को। हर कंपनी को देने पड़ते हैं। हर कंपनी वो कंपनी जो कि लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब रजिस्टर्ड है। किसके पास? सेबी के पास, यानी कि जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है उसको बोला जाता है लिस्टेड कंपनी। और जो लिस्टेड कंपनी होगी उसे सेबी के कायदे कानून मानने पड़ेंगे कि नहीं मानने पड़ेंगे? मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब सेबी के कायदे कानून मानेगी तो जो डिस्क्लोजर्स हैं वो भी उसे देने पड़ेंगे। जब डिस्क्लोजर्स आपने दे दिए यानी कि अपने काम का पूरा चिट्ठा बनाकर दे दिया, तो वो चिट्ठा आपने डाल दिया सेबी के पास, सेबी ने डाल दिया अपनी साइट पे, और वो साइट तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। यानी कि जो इन्वेस्टर है वो आपके डिस्क्लोजर्स देख के एक साउंड डिसीजन बना सकता है। तो कहीं ना कहीं इनके इंटरेस्ट को भी बचाता है। कौन बचाता है? सेबी बचाता है। तो सेबी का एक काम क्या हुआ? इनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना। क्लियर है? चलो जी, तो ये 3 काम करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? ये 3 काम करने के लिए उसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। रूल्स रेगुलेशन, कायदे कानून, नियम बनाओगे तभी तो किसी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। जब कोई नियम ही नहीं है तो कोई मानेगा क्या? ठीक है, ये तो पता चल गया कि सेबी है क्या।
अब देखते हैं कि सेबी आया कब। सेबी जो है इंट्रोड्यूस हुआ था सेबी एक्ट 1992 के साथ। सेबी एक्ट 1992 के अंदर सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया। सेबी ने किया क्या, सेबी ने पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट को ओवरव्यू ले लिया। तो 1992 से पहले भी एक अथॉरिटी हमारे पास होती थी जो बहुत पहले से, सेबी से पहले से भी हम लोगों के कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती आ रही थी। तो उसका नाम था हमारा कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, जो कि सेबी के आने के बाद रिपील हो गई थी। यानी कि सेबी से पहले कौन था, CCI बोलते थे उसे भी, जिसका नाम क्या था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है, बट एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ कि सेबी से पहले भी एक अथॉरिटी होती थी। ठीक है, तो सेबी आया आपका 1992 में। इसका जो हेड क्वार्टर है, यानी कि इसका हेड ऑफिस कहाँ बनाया गया, मुंबई के अंदर, और इसके अदर रीजनल ऑफिसेज भी बनाए। यानी कि मुंबई के अलावा, मुंबई में तो मेन ऑफिस हो गया जहां पर इसके मेन गवर्नर बैठते हैं, यानी कि जो इसका की सेंट्रल ऑफिस हो गया। उसके अलावा इसने अदर ऑफिसेज बनाए। कहाँ कहाँ बनाए, इसने नई दिल्ली में बनाया, चेन्नई में बनाया, कोलकाता, अहमदाबाद, तो इसने और ऑफिसेज भी बनाए। ठीक है सर। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा फ्रेमवर्क की कहाँ कहाँ इसने कैसे कैसे ऑफिसेज बनाए हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेबी का ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर दैट द इंडियन कैपिटल मार्केट वर्क्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अगर आपके ऊपर नियम कायदे लगा दिए जाएं, अगर लॉकडाउन है, आपको फ्री में घूमने की आज़ादी दी जाए, घर में कोई बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। अगर आपके ऊपर कोई सिस्टमेटिक तरीका लगाया हुआ है, रोकथाम लगाई हुई है, कोई आपसे पूछताछ करता है, तो आप टिक के बैठे हो घर में, वरना तो बाहर गलियों में डोलते फिरते। उसी तरह से अगर सेबी ने कोई नियम कायदे कानून नहीं बनाए होते तो क्या होता, कोई भी मार्केट मानती, कोई भी कंपनी सेबी की बात मानती। इसलिए एक सिस्टमेटिक मैनर बनाने के लिए इसने बड़े ही सख्त कायदे कानून बनाए हैं। ठीक है, एंड प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद अ ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट दिया इन्वेस्टर्स को ताकि वो एक सही इन्वेस्टमेंट कर सके। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, जिस ऐसा एनवायरनमेंट दिया इन्वेस्टर्स को जब वो आर पार देख सके। आर पार क्या देखेंगे, कंपनी का चिट्ठा देखेंगे कि जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या वो वैसी ही है जैसा हमने सोचा था, क्या तुम वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। ऐसा अगर हम कर रहे हैं, ऐसा अगर हमें पता चल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं पता चला तो सेबी के पास कंप्लेंट डाल दो। सेबी का एक कंप्लेंट पोर्टल भी है जिसे स्कोर्स बोला जाता है। स्कोर्स, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, SCORES, S for SEBI, CO for complaints, R for redressal, RE for redressal and S for system, स्कोर्स बोला जाता है। वैसे तो ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि इतने सख्त नियम कायदे होने के बाद ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होगी, उन्हें अपना काम भी तो करना है। कैपिटल मार्केट सेबी को छेड़ के अपना काम नहीं कर सकती। कैसे इशू लेके आओगे, वो पास ही नहीं करेगा। जब तक उसकी अप्रूवल नहीं आएगी आप मार्केट में कोई काम कर ही नहीं पाओगे। तो आपको सेबी को छेड़ना या नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं छेड़ना। और आपका तो काम ही क्या है, लाइजनिंग करने का काम है। तो सेबी एक्सचेंज की जो बेसिक 3 फंक्शंस है वो समझ में आए कि रेगुलेट करेगी किसको, कैपिटल मार्केट को, मॉनिटर करेगी सिक्योरिटी मार्केट को, और प्रोटेक्ट करेगी इंटरेस्ट किसका, इन्वेस्टर्स का। क्लियर है? चलो जी आगे देखते हैं और क्या बोलता है ये इसके बाद। चलो इसके बाद ये बोलता है कि सेबी के रीजनल ऑफिसेज हो गए, कैपिटल मार्केट के बारे में हो गया। अब प्राइमरी रीजन क्या है सेबी को मार्केट में लेकर आने का, सेबी को सबसे पहले मार्केट में क्यों लेकर आया गया। सेबी को मार्केट में लाने का एक ही कारण था। वो एक कारण क्या था, वो एक कारण ये था कि आप जो है इन्वेस्टर्स की हेल्प कर पाओ, इन्वेस्टर्स को मार्केट में जो माल प्रैक्टिसेस यूज हो रही हैं उनसे बचा पाओ। माल प्रैक्टिसेस मतलब गलत प्रैक्टिसेस यूज हो रही हैं। क्या होता है कि कैपिटल मार्केट में सिर्फ जिसका शेयर अप जा रहा होता है, लोग पागल हैं, इसका शेयर अप जा रहा है इसको परचेज कर लो। शेयर अप क्यों जा रहा है ये तो कोई देखता ही नहीं है। उसके ऊपर कौन नजर बनाकर रखता है, सेबी नजर बनाकर रखती है। वो उसके ऊपर चेक रखती है कि कहीं ये मार्केट मेकिंग तो नहीं कर रहा। मार्केट मेकिंग मतलब अपनी मार्केट बनाना। एक तो होता है हम
अपने अच्छे कर्मों से मार्केट बनाते हैं, अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस को इतना ऊपर लेकर जाते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए। एक होता है नकली तरीका। नकली तरीका क्या, तू मुझसे शेयर परचेज कर ले, मैं तुझसे शेयर परचेज कर लेता हूँ, फिर वो वापस जाके लास्ट में जाकर कंपनी का पैसा ही इधर उधर घूमता रहता है। यानी कि कंपनी ने बोला मिस्टर ए को मेरी कंपनी के शेयर परचेज कर ले, मैं तेरे को इतने रुपए देता हूँ, इतने के शेयर परचेज कर ले। फिर वहीं बी को बोला, फिर वहीं सी को बोला, और ये लोग बाद में आपस में मिलकर शेयर खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। तो मार्केट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन घटी के बढ़ी। जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ी तो मैसेज क्या गया, मैसेज ये गया कि इसके शेयर बड़े फ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रहे हैं। बड़े फ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रहे हैं मतलब कंपनी में कुछ बात होगी। जब कंपनी में कुछ बात होगी तो आप क्या करोगे, उस कंपनी के शेयर परचेज करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। तो ये क्या सही प्रैक्टिस थी, ये तो आपने फुद्दू बना दिया ना लोगों का, यानी कि आपने लोगों को बुद्धू बनाया है। अब जब लोगों को बुद्धू बनाया और बुद्धू बनाकर उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई तो क्या वो इन्वेस्टमेंट जायज है, क्या उसने अपने दिमाग से इन्वेस्टमेंट की, क्या वो आपकी जालसाजी में फंस गया, जालसाजी में फंस चुका है, यानी कि आपने अपनी माल प्रैक्टिसेस से उसको फांसा है। सेबी क्या बोलता है, मैं ऐसी माल प्रैक्टिसेस बंद करा दूंगा, यानी कि टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस इन द कैपिटल मार्केट एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो डेवलपमेंट हो वो कैसी हो, सही तरीके से हो। देखो प्रियम्बल क्या कहता है, प्रियम्बल होता है किसी भी एक्ट की एसेंस। इसका प्रियम्बल देखो क्या कहता है, इसका प्रियम्बल भी यही बात बोलता है। प्रियम्बल कहता है कि सेबी का मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसका इंटरेस्ट मैं प्रोटेक्ट करूंगा। और टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, किसकी रेगुलेशन, सिक्योरिटी मार्केट की। ठीक है, यानी कि 3 मेन पर्पस के साथ सेबी बनाई गई। पहला पर्पस प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, दूसरा पर्पस क्या था, प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, यानी कि टाइमली ये मार्केट इंक्रीज होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए कि इस सिक्योरिटी मार्केट को अच्छे से रेगुलेट करो। और ये 3 काम करने के लिए जितने भी काम करने पड़े आप कर सकते हो, यानी कि एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, यानी कि इन 3 काम से इंसिडेंटल जो है वो सारे काम करने के लिए आप क्या हैं, आप फ्री हैं, यानी कि ये सारे काम आप कर सकते हैं। जब आप ये सारे काम करेंगे तो मार्केट अच्छे से रेगुलेट होगी। ठीक है, इसके बाद चलिए आइए पढ़ते हैं कुछ फंक्शनिंग के बारे में कि इसकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे फंक्शनिंग करता है ये। चलिए फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के फंक्शंस को जब देखा गया ना तो सेबी वैसे तो मेन फंक्शंस है इसका कि प्रोटेक्शन करना, किसके, इन्वेस्टर्स के। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट में किस में करेंगे, सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज कहाँ से इश्यू होगी, ईश्वर के साथ, यानी कि ईश्वर ऑफ द कंपनी। तो पहले तो ये किसको रेगुलेट करेगा, उस ईश्वर को जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट बनी है। यानी कि जब मार्केट में सिक्योरिटीज ही नहीं होती तो मार्केट ही नहीं होती। तो एक तो करेगा ये किसको, ईश्वर ऑफ सिक्योरिटीज को। दूसरा किसको करेगा, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। तीसरा क्या करेगा, तीसरा करेगा कि जो ईश्वर है उसने सिक्योरिटी दे दी, इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे कैसे, एक प्लेटफॉर्म तो होगा। वो जो प्लेटफॉर्म है बीच में उसको बोला जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। यानी कि आप किसी भी कंपनी के शेयर जब परचेज करते हैं तो आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट बोले तो ऐसा अकाउंट जिसके एक्सेस के बाद आप ट्रेडिंग कर पाएंगे सिक्योरिटीज के अंदर। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट कौन खोल के देगा सर, आपको एक स्टॉक ब्रोकर खोल कर देता है। और वो स्टॉक ब्रोकर एक तरह से इंटरमीडियरीज हैं। इंटरमीडियरी मतलब उस ट्रांजैक्शन के बीच में आने वाला एक पर्सन है, यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। तो ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है इसको भी रेगुलेट करेगी कौन, सेबी। कहीं ये इंटरमीडियरी तो धोखेबाज नहीं है। तो इन तीनों के फंक्शंस को मेंटेन करने का काम किसका है, सेबी का है। कौन कौन से काम मेंटेन करेगा, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। आइए देखते हैं इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या कवर है। जो हमारा इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज है ये बोलता है कि इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज जो है मतलब ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज में। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज के सेबी के परव्यू में कौन सी कंपनी आएगी,
जिसने अपना रजिस्ट्रेशन सेबी के पास करवाया। और जो कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन सेबी के पास करवाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है लिस्टेड कंपनी। यानी कि ईश्वर कौन हुआ? ईश्वर हुआ हमारी लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी क्या करेगी? हर कंपनी को पैसे की जरूरत होती है काम करने के लिए। अब फंडिंग लेने के लिए या तो वो लोन लेगी या फिर वो कैपिटल रेस करेगी। लोन लेगी तो उसका अलग मैटर है, फिर हमें सेबी में नहीं आना। अगर वो लेकिन पब्लिक ऑफर करती है यानी कि वो अपनी कैपिटल को रेस करती है तब उसे मार्केट में जाकर अपने शेयर्स बेचने होंगे। अब जब कंपनी मार्केट में जाकर अपने शेयर बेचती है तो उस प्रोसेस को दो तरह के नाम मिल सकते हैं। पहला नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, दूसरा नाम है फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग्स या फिर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग्स। ठीक है, आईपीओ और एफपीओ के नाम से फेमस हैं ये जो दोनों टर्म्स हैं। आईपीओ क्या होता है और एफपीओ क्या होता है? शायद आप सब अवेयर भी होंगे, बट एक बार मैं आपको फिर भी क्लियर कर देती हूँ कि आईपीओ क्या होता है। कोई भी पब्लिक कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, यानी कि इनवाइट करती है पब्लिक को, आओ मेरे शेयर्स खरीदो। पहली बार लाइफ में पहली बार उसने शेयर्स जब पब्लिक को ऑफर किए हैं तो वो होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, यानी कि इनिशियल फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर किया गया, जब पहली बार ही पब्लिक को ऑफर किया, दैट इज आईपीओ। आईपीओ आने के बाद उसके बाद जितनी बार भी आप पब्लिक को ऑफर करेंगे, यानी कि जितनी बार भी आप शेयर्स पब्लिक को इश्यू करेंगे, वो कहलाएगा आपका एफपीओ, फॉलो अप या फिर फर्दर। फर्दर मतलब जो बाद में किया जाए, आईपीओ मतलब इनिशियल स्टेज पर जो किया जाए, यानी कि जो पहले किया जाए। पहली बार पब्लिक को ऑफर किया किसी कंपनी ने तो उसने क्या किया? आईपीओ या एफपीओ? आईपीओ। चलो जी, आईपीओ आ चुका। उसके बाद कंपनी ने फ्रेश शेयर इशू किए मार्केट में, तो वो क्या है? आईपीओ या एफपीओ? एफपीओ, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी एक आईपीओ निकाल चुकी है। आईपीओ एक कंपनी के जीवन में एक ही बार आता है। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, यानी कि आपके सेबी क्या करेगी? आपके इंटरेस्ट और आपके इन्वेस्टर्स और जो ट्रेडर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। कैसे करेगी? सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट, यानी कि सेबी की जिम्मेदारी है आपके ट्रेडर्स के या फिर आपके इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना। एंश्योरिंग दैट द इन्वेस्टर्स डू नॉट बिकम विक्टिम ऑफ एनी स्टॉक मार्केट फ्रॉड, यानी कि अगर कोई इश्यूअर मैन्युपुलेशन कर रहा है या फिर स्टॉक मार्केट में फ्रॉड, जैसे मार्केट मेकिंग भी एक काइंड ऑफ फ्रॉड है, विंडो ड्रेसिंग्स, गलत फाइनेंशियल्स दिखाना या बढ़ा चढ़ा कर अपने रेट्स दिखाना, ये सब जो है गलत प्रैक्टिसेस हैं, मैनिपुलेशन है, इनसे बचाने का काम करती है सेबी आपको। क्लियर है? उसके बाद फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज वो बंदा होता है जो मीडिएटर का काम करता है। सेबी का प्लेटफॉर्म है। सेबी के बाद एक प्लेटफॉर्म आपको किसने दिया? स्टॉक एक्सचेंज ने, कि आप आओ और अपने यहाँ पर शेयर परचेज कर लो। तो वो स्टॉक ब्रोकर्स के पास शेयर परचेज करने की प्रोसेस के लिए आप जिन जिन लोगों से मिलोगे, आपके सब ब्रोकर हो गए, स्टॉक ब्रोकर हो गए, ये सारे क्या हैं? इंटरमीडियरीज हैं। इंटरमीडियरीज का काम क्या होता है सर? इनका काम होता है कि मार्केट के सारे काम को स्मूथली फंक्शन करना। ये एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने एरियाज के। इनकी हेल्प से जब आप कोई काम करते हो तो मार्केट स्मूथली चलती है, यानी कि ट्रांजैक्शन एक सिक्योर्ड एंड एफिशिएंट मैनर के अंदर चलती है। और जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं ये भी डोमिनेटिंग पोजीशंस होल्ड करते हैं एंड इनको भी रेगुलेट करती है कौन? हमारी प्यारी सेबी। ठीक है, अब जब ये इतना काम करेगी तो कैसे कर पाएगी इतना काम? अगर इसके पास पावर्स ही ना हो, यानी कि इसको क्या देनी पड़ेगी अब हमें? सुपर नेचुरल पावर्स। नहीं, सुपर नेचुरल तो नहीं, बट कुछ पावर्स देने की ज़रूरत है। तो वो पावर्स क्या होंगी आइए देखते हैं। इसको 3 तरह की पावर्स दी हुई हैं सर। 3 तरह की पावर्स कौन सी हैं? वो 3 तरह की पावर्स हैं हमारी क्वासी जुडिशियल, क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव। क्वासी जुडिशियल, क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जुडिशियल, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव क्या होता है। तो सर जो हमारा ये एनवायरनमेंट है, जो हमारी इकोनॉमी है, इसको रेगुलेट करने के लिए, देश का संचालन करने के लिए हमने जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देश कैसे चलेगा,
इसका सारा काम एक बंदे के हाथ में बागडोर देने की बजाय हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 3 भागों में से बांट दिया। कौन कौन से 3 भाग? कि जो बंदा लॉ बनाएगा ना वो अलग होना चाहिए, जो बंदा न्याय करेगा यानी कि उस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, यानी कि अगर कोई उस लॉ को ब्रीच करता है तो उसको क्या सजा देनी है, उसको रेमेडी फैक्टर देने के लिए हमने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जिसको बोला गया जुडिशियल। लॉ बनाने वाली अथॉरिटी को क्या नाम दिया गया? लेजिस्लेटिव। और लेजिस्लेटिव और जुडिशियल के बीच में एक अथॉरिटी और आई जिसका नाम था एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हमारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका काम होता है ये रेगुलेट करवाना, यानी कि एग्जीक्यूट करवाना। लेजिस्लेशन का काम क्या है? उसने अपने कानून बनाकर, लॉ बनाकर, रेगुलेशंस बनाकर दे दिए, एग्जीक्यूटिव टीम को दे दिए। कब, कैसे, कहाँ, किस एरिया में लगवाना है ये एग्जीक्यूटिव टीम सोचेगी, यानी कि ये हमारे मिनिस्ट्री सोचेगी, ये हमारे प्रेसिडेंट सोचेंगे, वो है हमारे एग्जीक्यूटिव। मिनिस्टर्स है, पर्टिकुलर हर स्टेट के सीएम्स हैं, वो सब एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं। एग्जीक्यूटिव क्यों? देश में कौन सा कानून किस टाइम पे लगेगा, किस डेट पे लगेगा, किस कब आना चाहिए, क्या ये सही समय है इस कानून को लागू करने का, ये सारे सोच कौन रखेगा? क्वासी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो हैं वो रखेंगी। यानी कि हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को 3 भागों में बांटा गया, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। यानी कि इनके अलावा कोई ये 3 काम नहीं कर सकता। इनके पास लॉ सिर्फ एक ही अथॉरिटी बना सकती है, दैट इज हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अलावा कोई भी लॉ नहीं बना सकता except in the case of emergency or some special powers given to president as per constitution। तो लेजिस्लेटिव के पास तो हो गई क्या? लॉ बनाने की पावर। एग्जीक्यूटिव के पास क्या हो गई? अपनी सहूलियत के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड देखकर उसको एग्जीक्यूट करवाने की पावर, वो हो गई जी हमारी एग्जीक्यूटिव टीम के पास। अब कोई लॉ ना माने उसको डंडे कौन मारेगी? वो हमारी जुडिशियल अथॉरिटी मानेगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इन तीनों के काम अलग अलग है, कोई इसके बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, और इन तीनों का जो काम है वो पर्टिकुलर हर बंदा अपना काम करेगा, और ये काम जो है उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो जब लेजिस्लेटिव सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है तो कोई और तो कर ही नहीं पाएगा। जुडिशियल सिर्फ आपके जो हाई कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स है, वही कर सकते हैं, यानी कि ये भी कोई और नहीं कर पाएगा। एग्जीक्यूटिव जो हैं आपके मिनिस्टर्स वगैरह ये कर सकते हैं, यानी कि जो आपके एग्जीक्यूशन टीम में इन्वॉल्व हैं, आपके प्रेसिडेंट हो गए और आपके जो मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, वो कर सकते हैं, उनके अलावा भी कोई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उनको बोला क्वासी, यानी कि फुल फ्लेज अथॉरिटी तो नहीं है बट ये भी एक अथॉरिटी है। तो क्वासी जुडिशियल, क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव। क्वासी जुडिशियल का मतलब ये है, पहले क्वासी लेजिस्लेटिव समझते हैं। क्वासी लेजिस्लेटिव जैसे कि लॉ बनाने की पावर किसके पास थी? हमारे पार्लियामेंट के पास। ऐसे एक स्पेसिफाइड पोर्शन पे, यानी कि सिर्फ सेबी से रिलेटेड मैटर्स पे लॉ बनाने की पावर डेलीगेट की गई किसको? सेबी को। अब सेबी को अलाउड है कि सेबी एलओडीआर या फिर सेबी के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है। रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए इसके पास पावर होनी चाहिए। वो पावर कहाँ से मिली इसको? इस नाम से मिली कि ये क्वासी लेजिस्लेटिव बन जाएगी। ठीक है सर। क्वासी लेजिस्लेटिव के बाद इसके पास एग्जीक्यूटिव फंक्शन आया। एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या? एग्जीक्यूशन करना है। अब अपने लॉ तो बना लिया, उस लॉ के बाद उसको वो भी तो करवाना है, इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है। इम्प्लीमेंट किस तरीके से करवाएगी? आज इसने रूल्स बनाए, उसको नोटिफाई कर दिया, नोटिफाई के बाद हर कंपनी पे नज़र बनाए हुए हैं। अगर कोई दिखा गड़बड़ करता हुआ, उसकी बुक्स इंस्पेक्ट करने बैठ जाती है। इंस्पेक्शन के बाद अगर फ्रॉड आया सामने तो इसका जुडिशियल फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये क्या करेगी? फिर ये हियरिंग करेगी, फिर ये केस चलाएगी, फिर ये सुनेगी उसके केस को। सुनने के बाद इसका निपटारा करेगी और पनिशमेंट भी लगाएगी। सेबी के पास पावर है कि उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का भी फाइन लगा सकती है। बहुत से केसेस में जो फाइन है वो आपका 1 करोड़ रुपए तक का भी जा सकता है, बट जो स्पेसिफाइड केसेस में क्या फाइन हो सकता है, क्या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ये सब हम आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 2 के अंदर। क्लियर है? तो क्वासी जुडिशियल, क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ बनाने की पावर, एग्जीक्यूटिव पावर मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कराने की पावर, प्लस नज़र बनाए रखना कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा लॉ बनने के बावजूद जो उसे नहीं करनी चाहिए। अगर करता पाया गया तो कहाँ चले जाओ? जुडिशियल के पास चले जाओ।
सेबी की जो जुडिशियल अथॉरिटी है उसका नाम है सेट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलिए पावर्स देख ली हमने, पावर्स के बाद आगे देखते हैं क्या है पिटारे में। चलो जी, बस इतना ही है सेबी के बारे में, इतना ही पढ़ना है हमें सेबी के बारे में। सेबी के बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज आरबीआई। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि पैसे छापने वाली ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम क्या है, नोट को छापना। इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो नोट छाप सकती है हमारी, बिल्कुल। सिर्फ कुछ कॉइन्स छापने का काम किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। जीओआई की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास है। उसके अलावा बाकी सारे काम कौन करता है, जो करारे करारे नोट आते हैं वो कहाँ से आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आते हैं। चलो जी, अब ये तो पता है हमें नोट छापता है, कब बना था, कैसे बना था, कहाँ बना था, कहाँ ट्रांसफर किया गया, आइए देखते हैं। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जो हमारा आरबीआई है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 के अंदर। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में ये बना था। और ये जब बनाया गया था ना तो एज एन प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाया गया था, यानी कि उस टाइम पर ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इसको बाद में 1949 के जब नेशनलाइजेशन हुआ उसके टाइम पर उसे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो जब ये पब्लिकली एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में बना था तो सबसे पहले इसका ऑफिस था कहाँ पर, कैलकाटा के अंदर। यानी कि 1935 में आरबीआई का ऑफिस कहाँ था, कैलकाटा में, जिसे मूव किया गया मुंबई के अंदर इन 1937। और करंटली भी ये मुंबई के अंदर है। और ये जो मुंबई में है इसका ऑफिस, वो कौन सा ऑफिस है, वो आपका सेंट्रल ऑफिस है, यानी कि आपका हेडक्वार्टर है। और ये जो हेडक्वार्टर है आपका, वो हेडक्वार्टर क्यों कहलाया जाता है, वो इसीलिए हेडक्वार्टर कहलाया जाता है क्योंकि वहाँ पर सारे गवर्नर बैठते हैं, मेन ऑफिस होता है ये, इसी के अंदर से सारी पॉलिसीज जो है निकल कर आपकी आती हैं। ठीक है, यानी कि जब नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में तो ये जो हमारा प्राइवेट बैंक था, जो आरबीआई था, वो क्या बन गया, वो अब हमारा गवर्नमेंट बैंक बन गया। इसके अंदर सारे के सारे शेयर सब किसके होल्ड है, वो हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। यानी कि अब ये कंप्लीटली क्या है, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है सर, अब इसके प्रियम्बल की बात करते हैं। ये तो पता चल गया बना कैसे था, अब बनाया क्यों गया, क्या काम करना है इसे काम क्या करना है, इसे काम रेगुलेट करना है। इसका पहला काम क्या है, रेगुलेट किसको, बैंक नोट्स को, यानी कि करारे करारे नोट छापने हैं। प्लस कीपिंग ऑफ रिजर्व्स, कुछ रिजर्व्स बना के रखने हैं विद द व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी। कुछ ये रिजर्व्स बना के रखता है बैंक्स के साथ, क्योंकि आरबीआई का जो है किसके ऊपर नजर बनाता है, किसको रेगुलेट करता है, ये बैंक्स को रेगुलेट करता है, ये मार्केट की मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट करता है। जब दूसरे बैंक्स को रेगुलेट करता है ये, तो ये उनके ऊपर देखता है कि क्या उन्होंने लिक्विडिटी मेंटेन की हुई है, क्या हमारी इकोनॉमी की जो लिक्विडिटी है वो सही चल रही है। यानी कि ये लिक्विडिटी को चेक करने के बाद ही अपने जो मॉनेटरी पॉलिसीज होते हैं उनको बनाता है। मार्केट में अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या फिर आरबीआई चाहता है कि जो फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में निकले, तो कहीं ना कहीं ये अपने जो लोन रेट्स है उसको कम कर देता है और मार्केट्स में पैसे का जो आउटफ्लो है वो बढ़ा देता है। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट से पैसा वापस आना चाहिए तो अपना ये सेविंग इंटरेस्ट बढ़ा देता है। अगर इसे लगता है कि लोन कम देना है, हमें लोन नहीं देना ज़्यादा, तो अपने लोन रेट को क्या कर देता है, हाई कर देता है। अगर आपके पास डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं तो इतने डिपॉजिट्स के ऊपर कितना आपको रिजर्व्स मेंटेन करके रखना है, कितने रेशियो का रिजर्व मेंटेन होना चाहिए, कितना परसेंट, 4%, 3%, 2%, 5%, कितना रिजर्व एक बैंक के पास होना चाहिए। तो इस तरह की पॉलिसीज भी ये बनाता है। एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। क्रेडिट सिस्टम मतलब कि मार्केट में कितना क्रेडिट अवेलेबल होना चाहिए। ऑपरेट करेंसी मतलब कि कौन कौन सी करेंसीज मार्केट में चलनी चाहिए। जैसे कि अभी लास्ट शायद 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन आपका हुआ था, उस टाइम पर 500 और 1000 की करेंसी चलनी बंद हो गई थी 8 नवंबर रात 12 बजे के बाद। तो वो अचानक से हुआ था सब, यानी कि 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ, आपका डीमोनेटाइजेशन हो गया। ऑटोमेटिकली करेंसी रेट डिसाइड कर लिया, ऑटोमेटिकली करेंसी को चेक कर लिया गवर्नमेंट ने कि ये करेंसी चलेगी और ये करेंसी नहीं चलेगी। यानी कि मोनेटाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन भी करने का पावर किसको है, आरबीआई को। टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसीज फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। यानी कि रुपीस की वैल्यू को मेंटेन करके रखना, मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसीज यानी कि आपको जो है प्लास्टिक कैश अवेलेबल करवाना,
और किस फॉर्मेट में डिजिटल कैश कैसे अवेलेबल होगा, ये सारी की सारी पॉलिसीज को मेंटेन करना, ये किसका काम है? ये आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या देखा? आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट किया, आपके साथ आपको मतलब आपकी करेंसी सिस्टम को मेंटेन करता है, क्रेडिट सिस्टम को मेंटेन करता है, रिजर्व किसको कितना बनाकर रखना है वो मेंटेन करता है, आपके कैश को भी मेंटेन करता है, आपके पेमेंट सिस्टम को मेंटेन करता है। अगर आपने ई फॉर्म में पेमेंट किया है तो उसको क्लियरिंग करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई ही करता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर बोलूं मैं, पैसे को लेकर सारा का सारा काम आपका आरबीआई ही करेगा। जब आप अगर अपने कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आरबीआई के साथ साथ आरबीआई के अंदर काफ़ी सारे, यानी कि आपके फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डील करती है। फॉरेन एक्सचेंज, अगर आप का बिजनेस ऐसा है जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है तो भी आरबीआई उसके ऊपर नज़र बनाए रखता है। अगर आप फॉरेनर्स के साथ कोई भी काम कर रहे हो, यानी कि हमारा पैसा वहाँ लेके जा रहे हो या उनका पैसा देश में लेके आ रहे हो, क्या यूज़ हो रही है? पैसा, यानी कि करेंसी। तो जहाँ पर करेंसी का यूज़ आया वहाँ पर आरबीआई बीच में आ जाता है, ठीक है। और मेनली जब फॉरेन ट्रांजेक्शन हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो, तो वहाँ पर तो आरबीआई आएगा ही आएगा। तो ये सारे के सारे फंक्शंस है, प्रीएम्बल है आरबीआई के। चलिए देखते हैं कि मेन फंक्शंस क्या है आरबीआई के। तो चलो मेन फंक्शंस के ऊपर आते हैं। आरबीआई का मेन फंक्शन है कि एक मॉनेटरी अथॉरिटी है। मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब मॉनेटरी पॉलिसीज को मेंटेन करके रखती है। मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में, कौन कौन सी करेंसीज जो हैं चलेंगी, मार्केट में किस तरह और कितना अमाउंट का पैसा जाएगा मार्केट के अंदर, किसको कितना रिजर्व मेंटेन करके रखना है, डिपॉजिट रेट क्या होगा आपका, बोरोइंग रेट क्या होगा, ये सारे के सारे आपके मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर कवर होते हैं। यानी कि इस मॉनेटरी पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब जितना ही पैसे का अप डाउन होगा, जितनी ही करेंसी मार्केट में सर्कुलेट होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस जो है घटता बढ़ता रहेगा। तो एक प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई जब चाहे, जैसी चाहे मॉनेटरी पॉलिसीज बना सकती है। अपने रुपए की वैल्यू को कंट्रोल्ड रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए आरबीआई ये काम कर सकती है, ठीक है सर। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हमारा सेकंड जो है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रेगुलेट करेगी, सुपरवाइज करेगी, ताकि पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो सिस्टम में बना रहे, फाइनेंशियल्स उथल पुथल ना हो, डिपॉजिटर्स ने जो पैसा डिपॉजिट किया है वो एक सेफ हैंड्स में रहे, बैंक्स उस पैसे को खा ना जाए, और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट भी आ जाता है। यानी कि टाइमली उनको इंटरेस्ट दिया जाए, उनकी जो सर्विसेज है वो उनको अच्छे से मिले, यानी कि कोई भी ऐसा लॉस उनको ना हो। बैंक में पैसा जमा कराए तो लोग सिक्योर फील करें अपने पैसे को। तो इस तरह के सिस्टम को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इसलिए है कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर है उस सबकी नॉलेज आपके आरबीआई को होनी चाहिए। इसको कस्टोडियन भी बोला जाता है। कस्टोडियन का मतलब है रखवाला, यानी कि आरबीआई को बोला जाता है कि कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज में जो भी पेमेंट होती है वो आरबीआई की आंखों के सामने होती है। यानी कि उसका पूरा चिट्ठा किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। ये फैसिलिटेट करता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड को, पेमेंट को प्रमोट, ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। मार्केट में कितना फॉरेन एक्सचेंज आएगा, यहाँ से कितना जाएगा, कितनी लिमिट तक आप कन्वर्ट करवा सकते हो, ये सारे के सारे रेट्स जो है आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई के अंदर एक एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। प्लस फॉरेन एक्सचेंज के साथ साथ इसने एक पॉलिसीज बनाई है जिसको बोला जाता है एफडीआई पॉलिसीज। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेनर्स इंडिया में जितनी भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर भी एक नज़र बनाए रखता है। कौन? हमारा प्यारा आरबीआई। देखता है कि वो लोग कितनी करेंसी लेकर आ रहे हैं, मेरे पास कितना है, उसका जो ट्रेजर है यानी कि उसका जो कोष है उसके अंदर कितना फॉरेन का पैसा जमा किया हुआ है। तो जितना भी देश के अंदर फॉरेन का पैसा है वो किसके पास जाता है? आरबीआई के पास जाता है। किसी और को हक नहीं है कि वो फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रख सके। एक दो करेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपके पास बल्क में करेंसीज है तो वो आपको सेफ हैंड में रखवानी पड़ेगी, वो आपको आरबीआई के पास रखवानी पड़ेगी। कोई भी फॉरेन करेंसी अपने पास नहीं रख सकता इंडिया के अंदर।
ठीक है। इशूअर ऑफ करेंसी यानी कि इशूअर है मतलब किसका, करेंसीज का। करेंसी बोले तो नोट छापता है ये। इशू एंड एक्सचेंज और डिस्ट्रॉय करेंसीज एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्क्यूलेशंस। कॉइन्स नहीं है क्योंकि कॉइन्स की जो कॉइन्स का जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इसके अलावा जितने भी नोट्स है वो कौन छापता है, आपके आरबीआई ही छापता है, ठीक है। तो इश्यूअर ऑफ करेंसी है, इसी को मेंटेन करके देखना है कि मार्केट में जो है बिल्कुल इनफ जो चाहिए आपको एडिक्वेट क्वांटिटी है कि नहीं करेंसी की। अगर नहीं है तो नहीं छापो, है तो ठीक है रोके रखो, ठीक है। और क्या करता है, डेवलपमेंट रोल। डेवलपमेंट रोल कैसे निभाता है, ये प्रमोशन करता है। प्रमोशन किसकी करता है, बैंकिंग एक्टिविटीज की। बैंकिंग एक्टिविटीज की प्रमोशन कैसे करेगा, ये ऐसे करेगा बैंकिंग एक्टिविटीज की प्रमोशन कि जिस एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है वहां के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है कि उस एरिया में भी होना चाहिए हमारा बैंक, यानी कि बैंक को उस एरिया तक भी अपनी अप्रोच बनानी चाहिए। जो रूरल एरियाज है जहाँ पर बैंकिंग जो लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर विश्वास नहीं रखते उनको प्रमोट करते हैं, उनको तरह तरह के लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं कि आप बैंक अकाउंट खुलवाओ, जीरो बेस खुलवा लो, और उनको हाई इंटरेस्ट दिया जाता है ताकि वो एफडी करवाएं। तो क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं बैंकिंग हैबिट्स को, किन लोगों को, जो इसके यूजर्स नहीं हैं। तो यानी कि प्योरली क्या प्रमोशनल फंक्शंस भी करता है आपका आरबीआई, ठीक है। और क्या है आपका, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट एंड सेटलमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की जरूरत कब पड़ेगी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की ज़रूरत तब पड़ेगी हमें जब हम लोग या तो चेक से पेमेंट करेंगे या फिर हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हो सकता है एक बैंक की पेमेंट किसी दूसरे बैंक के पास पड़ी हो, तो वो जनरली उस बैंक के पास नहीं जाती, वो एक इनका सिस्टम होता है सेटलमेंट सिस्टम, वहाँ पर मेंटेन रखती है। तो आरबीआई इसको देखता है डे टू डे बेसिस के ऊपर, वो देखता है कि जिसका पैसा काट पीट के यानी कि डेबिट क्रेडिट बैलेंस करके जिसका बनता है उसके खाते में जाकर उसको क्रेडिट करवा देता है या फिर डेबिट करवा देता है। यानी कि आज अगर मैंने तुषार को मान लो कुछ पेमेंट किया तो वो पेमेंट मेरे खाते से कट गई, हो सकता है कि मेरा पीएनबी का अकाउंट था और सामने वाले का किसी और का अकाउंट था, ठीक है। तो अब वो वहाँ से पीएनबी के खाते से जाकर किसी और के अकाउंट में यानी कि किसी अदर बैंक में जाएगी। तो ये सेटलमेंट कौन करवाएगा, ये सेटलमेंट करवाएगा कौन, आरबीआई, ठीक है सर। तो सेटलमेंट कराने का काम होता है आरबीआई का। मान लेते हैं मेरे पास पीएनबी का अकाउंट है और मैंने एक 50,000 रुपये का चेक काटा तुषार के नाम। अब चलो जी चेक काट दिया मैंने तुषार के नाम, लेकिन अगले के पास कौन सा अकाउंट है, अगले के पास एक्सिस है। अब वो गया अपने चेक को लेकर, अब उस चेक को उसको अगर क्लियर करवाना है तो क्या वो चेक हो जाएगा पीएनबी का एक्सिस बैंक में क्लियर, हो तो जाएगा, टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि वो सेटलमेंट सिस्टम में पड़ा रहेगा। जब सेटलमेंट सिस्टम से क्रेडिट और डेबिट एक जैसे होंगे, यानी कि जब आरबीआई आपका सेटलमेंट सिस्टम का क्लियरिंग हाउस का काम निभाएगा, उसके बाद पेमेंट क्लियर होगा और जिसके खाते में डेबिट होना है डेबिट होगा और जिसके खाते से क्रेडिट होना है क्रेडिट होगा। यानी कि जो दो अलग अलग बैंक्स के बीच में सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं वो कैसे इफेक्टिव हुआ, वो ऐसे इफेक्टिव हुआ कि आरबीआई बीच में सेटलमेंट सिस्टम का काम करता है। पीएनबी से निकालकर एक्सिस में डाल दिया पैसा, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक अकाउंट सेटलर है, ठीक है। चलो जी उसके बाद आगे करते हैं और कौन कौन से फंक्शंस हैं आरबीआई के। रिलेटेड फंक्शंस है कुछ। रिलेटेड फंक्शंस क्या हैं, इसके रिलेटेड फंक्शंस कुछ ऐसे हैं कि ये जो है हमारा एक बैंकर टू गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट के बैंक्स का भी काम करता है। गवर्नमेंट के लिए बैंकर कौन है, हमारा आरबीआई। गवर्नमेंट को भी बैंक की जरूरत है, तो गवर्नमेंट हमारी तरह ये पीएनबी, एक्सिस, आईसीआई ऐसे खाते नहीं खुलवाती है, डायरेक्टली आरबीआई के पास जाती है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग एक्टिविटीज कौन करता है, आरबीआई। और क्या है ये, और है ये आपका बैंकर टू बैंक्स। बैंकर टू बैंक्स का मतलब क्या है कि और बैंक्स के ऊपर अथॉरिटी है ये, और बैंक्स का भी बैंकर है। यानी कि और बैंक्स को जब अपना सरप्लस किसी को जमा करवाना है तो किसको जमा करवाएंगे, आरबीआई को। आरबीआई भी उनको ब्याज देता है उसके ऊपर, जिसको रेपो रेट बोला जाता है। तो चलो जी बैंकर्स टू बैंक, यानी कि बैंक्स के ऊपर भी एक बैंक है, यानी कि बैंक को अपना पैसा जहां जमा कराना है वो आरबीआई है। अगर बैंक को भी लोन की जरूरत पड़ती है तो किससे लेगा, वो आरबीआई से ले सकता है, ठीक है। चलो जी इसके बाद इसके कुछ सिग्निफिकेंट्स हैं, फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। क्या है इसके 27 रीजनल ऑफिसेज हैं और ऑलमोस्ट सारे ऑफिसेज कहाँ हैं, स्टेट कैपिटल्स के अंदर हैं। 27 रीजनल ऑफिस हैं और 4 क्या हैं इसके सब ऑफिस हैं।
ये इसकी कुछ फुली ओन्ड सब्सी कंपनी है। फुली ओन्ड सब्सी कंपनी मतलब होली ओन्ड सब्सी कंपनी, जिनके अंदर 100% शेयर्स ये इन्वेस्ट करके रखता है। दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक आईटी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। उसके अलावा इसके पास 6 ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट हैं, जिसके अंदर से नेमली हैं आरबीआई एकेडमी, कॉलेज फॉर एग्रीकल्चर्स, बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेजेस। ये सारे के सारे क्या हैं, आरबीआई के ही पार्ट हैं, ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट हैं इसकी। और कुछ बॉडीज हैं इसके साथ, और सम अदर बॉडीज है, सम अदर आर ऑटोनॉमस विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, इंदिरा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि कुछ ऑटोनॉमस बॉडी है, ये जो खुद ही अपना रेगुलेट करती है, अपने आप को खुद ही सारे काम करती है, यानी कि बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं। बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं, बैंकिंग के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराती हैं अपने स्टूडेंट्स को। ये 3 अलग इंस्टीट्यूट्स हैं आरबीआई के खुद के 6 ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स के अलावा। ठीक है, चलो जी, सेबी आरबीआई के अंदर बस इतना ही था हमारे पास। उसके बाद अगला एक कंसेप्ट है हमारा, जो कि है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारे सिलेबस में इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू है। ओवरव्यू भी कितना, सिर्फ इतना ही ओवरव्यू है जितना भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस ओवरव्यू में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। नाम पढ़िए आप पहले इसका, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। 2 वर्ड्स दिख रहे हैं इसके अंदर आपको, इंसॉल्वेंट एंड बैंक्रप्ट। बैंक्रप्ट मतलब अभी उसका दिवाला निकल चुका है, इंसॉल्वेंसी मतलब उसकी जो सोल्वेंसी है, जो लिक्विडिटी है, वो अच्छे से मेंटेन्ड नहीं है, वो दिवालिया निकलने की कगार पर आ चुका है। यानी कि अगर आपके पास पैसों की कमी चल रही है, आप लोगों का पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं, इंसॉल्वेंसी चल रही है आपके पास, और वो इंसॉल्वेंसी बढ़ते 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 आपकी बैंक्रप्सी तक आ पहुंची, तो आप किसके पास आएंगे, आईबीबीआई के पास आएंगे। इससे पहले आईबीबीआई जब हमारे पास नहीं था तो हम कंपनीज एक्ट के मैटर्स के साथ जाते थे। कंपनीज एक्ट के अंदर या तो हम इसका रीऑर्गेनाइजेशन कराते थे, कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम लोग जाते थे इनके इंसॉल्वेंसी लगाने के लिए, यानी कि एनसीएलटी के पास इनकी पेटिशंस लगाते थे। अब बाद में ये डिसाइड किया गया, एनडीए सरकार ने हमारा डिसाइड किया 2015 के अंदर कि इनके लिए एक अलग से रेगुलेशन बनानी चाहिए, ताकि जो इंसॉल्वेंसी वाले केसेस हैं, यानी कि जब एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाले केसेस हैं, उनके लिए एक स्पेशल अथॉरिटी होनी चाहिए जो सिर्फ ये ही काम करे। क्योंकि एनसीएलटी ओवरली पहले से ही बहुत ज़्यादा बर्डन में था। एनसीएलटी या कोर्ट्स के पास ऑलरेडी इतना बर्डन था कि टाइमली आपके जो केसेस हैं वो सोल्व आउट नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से आईबीबीआई बनाया। मैक्सिमम 180 डेज के अंदर आईबीबीआई को अपने पास आया हुआ हर केस सोल्व करके देना होता है। लिख लेना ये बात कि मैक्सिमम कितने दिन में, मैक्सिमम 180 डेज के अंदर आपको अपने सारे केसेस सोल्व आउट करके देने होते हैं। अगर 180 दिन में नहीं कर पाए तो एडिशनल 90 दिन मिल सकते हैं आपको, यानी कि 180 प्लस 90 कितने हो गए, मैक्सिमम 270 डेज। इसके अलावा कोई टाइम आपको नहीं मिलेगा, अगर नहीं किया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि टाइम बाउंड हो गया कि 270 दिन में तो निपटारा कर ही दोगे आप केस का, और अदरवाइज सालों साल, 2 साल, 2.5 साल कितने चलते रहते थे, बेचारे पैसे मांगने वाले ही बूढ़े हो जाते थे। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, आप अगर एक डेटर है और सामने वाला बंदा आपका पैसा नहीं चुका रहा, यानी कि आपने सामने वाले बंदे को पैसा दिया हुआ है और वो नहीं चुका रहा, तो आप उसको एक चिट्ठी लिखो, अगले 10 दिन में मुझे मेरा पैसा चाहिए। अगले ने पैसा नहीं दिया, चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, ना पैसा दिया, तो जिस दिन आपने चिट्ठी भेजी थी उसके 10 दिन बाद आप जाके आईबीबीआई के पास एप्लीकेशन लगा दो सर कि सर उसने मुझसे पैसा लिया था और आज वो पैसा दे नहीं रहा। तो आईबीबीआई मामले की जांच करेगा, आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करेगा, उसके बाद इसके अंदर कार्रवाई बिठानी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि जब आपकी ट्रायल पे चला गया मेथड, यानी कि जब आपका ट्रायल पे चला गया, यानी कि कार्रवाई होनी स्टार्ट हो गई, आपकी हियरिंग्स होनी स्टार्ट हो गई, तो आईबीबीआई देखता है कि अरे वो तो सच में इंसॉल्वेंट होने वाला है, दिवालिया होने वाला है। अगर उसके पास सच में इतने रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि उसकी लाइबिलिटीज उसकी एसेट से कहीं गुना ज़्यादा है, तो उस केस में आईबीबीआई 2 काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है, एक तो उसका रीऑर्गेनाइजेशन करवा दे। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको दोबारा से स्ट्रक्चर करवा दे कि मैं तुझे प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बना कर छोड़ूंगा, या फिर उसको वाइंड अप में भेज दे। वाइंड अप में भेज दिया तो कंपनी मर गई, काम ही खत्म। लेकिन अगर रीऑर्गेनाइजेशन में भेजा तो उसके अंदर हमारा एक
प्रोफेशनल इंक्लूड होता है, दैट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं कि आपको लगता है कि इस एंटिटी को मैं प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बना सकता हूँ, तो आप एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं उस एंटिटी के लिए। जब इसे अपॉइंट किया तो क्या होगा, ये चेक करेगा, रूल्स रेगुलेशन सारी पढ़ के आएगा, चेक करेगा कि इस बिजनेस को किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है। अगर तो वो बिजनेस रिवाइव के लायक है तो एक रिपोर्ट बनाकर दे देगा आईबीबीआई को, और अगर नहीं है तो भी एक रिपोर्ट बनाकर देगा किसको, आईबीबीआई को, कि सर ये रीऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो वेल एंड गुड, नहीं हो सकती तो दोबारा वाइंड अप में चले जाओ, हो जाएगी तो ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, चाहे वो कोई एजेंसी हो सकती है, कोई एंटिटी, आजकल तो इनका जो है एक एलएलपी बनाना भी अलाउड कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज भी वही बंदे होते हैं जो इसके अंदर मीडिएटर का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कुछ प्रोफेशनल्स हैं और इन प्रोफेशनल्स की कुछ प्रोसेसेस हैं, यानी कि ये रेगुलेटर है दोनों का, प्रोफेशन का भी और प्रोसेसेस का भी। इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस है उसको भी कौन रेगुलेट करता है, आईबीबीआई। एंड जो प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जैसे आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हो गया, उसको भी कौन रेगुलेट करेगा, आईबीबीआई। कब आया था ये आया था 1 अक्टूबर 2016। इसको बोला जाता है आईबीसी कोड 2016, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। कोड मतलब जिसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस लिखी हुई हों, ठीक है सर। ये की पिलर है, की पिलर मतलब मेन है किसके लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कोड दैट कंसोलिडेट एंड अमेंड्स द लॉ। इसने कंसोलिडेट कर लिया मतलब मर्ज कर लिया कौन से लॉ को, जो रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करते थे। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मतलब जो दिवालिया वाली प्रोसेस को निभाते थे, प्लस जो एसेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन करते थे, एक ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब उसके लॉसेस को और उसके कैपिटल को दोबारा से रीअरेंज करना, ठीक है। किस किस को करते हैं ये, कॉर्पोरेट पर्संस को भी करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को भी करते हैं और इंडिविजुअल को भी करते हैं। यानी कि जब एक स्पेशल अथॉरिटी बनी तो इसका स्कोप कैसा किया गया, वाइड, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, चाहे फिर वो कोई पार्टनरशिप फर्म हो, इन सब के केसेस हैंडल करता है कौन, आईबीबीआई, इन टाइम बाउंड मैनर। टाइम बाउंड मतलब कुछ स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ है। मैक्सिमम कितना टाइम मैंने आपको बताया, 180 प्लस एक्सटेंशन कितनी थी, 90, टोटल कितना हुआ 270 दिन, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। कुछ कंपनीज के केस में ये 90 प्लस 45 भी है, 90 प्लस 45 मतलब 135 दिन, वो कुछ कंपनीज के केस में है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, ठीक है। फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सच पर्सन, रीऑर्गेनाइजेशन करेगा तो क्या करेगा, उस पर्सन की एसेट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। टू प्रमोट एंटरप्रीनियरशिप, यानी कि कोई लॉस मेकिंग एंटिटी है उसको रिवाइव करने के लिए टेंडर बुलाएगा, देखेगा कि कौन बंदा इंटरेस्टेड है, एंटरप्रीनियरशिप करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करने का काम करेगा। यूनिक रेगुलेटर है, ये हम पढ़ चुके हैं। रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा किस चीज के लिए, अगर आप एक कॉर्पोरेट्स हैं तो आपकी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए, अगर आपको लिक्विडेशन के अंदर भेजा जा रहा है तो लिक्विडेशंस के लिए, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा, तो अब उस इंडिविजुअल को बैंकक्रप्सी का टैग पाने के लिए किसी भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आईबीबीआई के पास आकर ये काम करवा सकता है। क्योंकि हम लोग अलग अलग अथॉरिटीज को घेरे, उससे अच्छा कोई एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई जाए, तो इसी मोटिव के साथ 2016 के अंदर आईबीबीआई बना दिया गया। तो आई होप आपको आईबीबीआई का एक बेसिक ओवरव्यू है कि ये क्या करता है। कंपनी के केस में इंसॉल्वेंसी और इंडिविजुअल के केस में बैंकक्रप्सी को घोषित कराने में हेल्प करता है। यानी कि कोई भी अगर डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर कैसा, पेमेंट नहीं दे रहा किसी की, तो उसकी कंप्लेंट कहाँ की जा सकती है, आईबीबीआई में। कंप्लेंट करने से पहले एक कंडीशन है, आपने सामने वाले को मौका दिया हो। मौका कैसा, मौका पेमेंट करने का। मौका कब दोगे आप, जब सामने वाले को एक एप्लीकेशन लगाओगे। तो यानी कि एक एप्लीकेशन तो आपको जरूर देनी पड़ेगी उस डिफॉल्टिंग पार्टी को, एक मौका तो देना पड़ेगा। एक मौका तो भगवान भी देता है तो हम भी दे ही देंगे। तो चलो जी, एक मौका दिया फिर भी पेमेंट नहीं किया तो क्या ऑप्शन है, आईबीबीआई के पास एप्लीकेशन लगा दी। जैसे ही एप्लीकेशन कंफर्म हुई, आईबीबीआई क्या दो काम करेगा,
या तो उसको रिवाइव करेगा या उसे खत्म करेगा। खत्म करेगा तो लिक्विडेशन के लिए चले जाओ, वाइंड अप के लिए चले जाओ। अगर उसे रखेगा, रिवाइव करेगा तो टेंडर मंगवाएगा और एक बंदा अपॉइंट करेगा जिसका नाम क्या था, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। उसका काम क्या होगा, वो स्कीम बनाएगा, वो प्लान बनाएगा कि किस तरीके से इस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या इसके कोर एरियाज हैं जहां पर इसको डालकर इसको चलाया जा सकता है। अगर वो कोर एरियाज मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो इसको भी वाइंड अप में भेज दो। और इतना काम ये करता है आपका IBBI। उसके अलावा 2017 में IBBI ने एक काम और किया। क्या काम किया, अभी जब आप कोर्स को पढ़ोगे तो बहुत सारी जगह आपको एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। यानी कि अगर आपको इसका मूल्यांकन करवाना है, अगर आपको इसकी वैल्यू निकलवानी है तो आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से निकलवानी होगी। आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से निकलवानी होगी, बहुत जगह पढ़ने वाले हो आप आगे आने वाले एक टर्म में। तो ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर है कौन, 2017 से पहले स्पेसिफाइड नहीं था। 2017 से पहले था कोई भी बंदा जिसको अच्छी सी नॉलेज हो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल एग्जाम नहीं था, कोई स्पेशल डिग्री नहीं थी। तो 2017 के अंदर IBBI ने बोला, क्या बोला, कि आपको एक प्रोफेशनल वैल्यूअर से ही वैल्यूएशन करवानी चाहिए। और प्रोफेशनल वैल्यूअर कौन है, जिसने मेरा वैल्यूएशन का कोर्स फुलफिल किया है, जिसने मेरे को आके पेपर दिए हैं कि मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहता हूँ, मुझे रजिस्टर्ड वैल्यूअर की डिग्री चाहिए। तो यानी कि IBBI एक अथॉरिटी है जो आपको क्या प्रोवाइड कराने वाली है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। जो भी इंसान रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहता है उसको IBBI के पेपर क्लियर करने होंगे, चाहे फिर वो CA हो, चाहे वो CS हो, चाहे वो LLB हो, चाहे वो MBA हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंजीनियर हो। अगर उसे किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन करनी है तो क्या करना होगा, IBBI के पेपर देकर ही वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता है। क्लियर है। तो आज के कंसेप्ट में बस इतना ही। ये 3 जो एरियाज हैं आपको पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ा आपने आज, सेबी पढ़ा, RBI पढ़ा और IBBI पढ़ा। तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और कोई डाउट या कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, या फिर आप कॉल कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली। चलिए बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।